आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, इसका शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से संबंधित कुछ विभिन्न टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में भी इस चैप्टर से संबंधित मुख्य तथ्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज स्वास्थ्य सेवा और समानता से पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्योंकि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, पूर्व में बताया गया था, लेकिन सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं, क्योंकि सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनमें धन का व्यय भी कम किया जाता है रोगियों के द्वारा। परंतु निजी स्वास्थ्य सेवाओं में रोगियों के द्वारा अधिक धन व्यय किया जाता है। कुछ रोगी आर्थिक स्थिति से परेशान होते हैं, जिनके पास इतनी आर्थिक अच्छी नहीं होती है जिससे कि वो निजी स्वास्थ्य की या निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था है और अधिक सुधारात्मक अपनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएँ और उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्पतालों की और डॉक्टर्स, कुछ जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनको भी बढ़ाया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में निजी स्वास्थ्य सेवाएँ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और उनका अधिकार ज़्यादा हो जाएगा। परंतु आर्थिक स्थिति से तंग होने वाले व्यक्तियों को इन समस्याओं का समाधान के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवाएं और समानता नहीं हो पाती है। वहाँ दवाइयाँ महंगी हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने के लिए असमर्थ भी होते हैं। जब परिवार को कोई बीमार होती है तो उन्हें बिल भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है और उसको सुधार के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए फिर व्यक्ति परिवार का कोई भी सदस्य उसको सही उचित स्वास्थ्य व्यवस्था कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी कभी उसको किसी दूसरे व्यक्ति से या कहीं अन्य जगह से उसको ऋण भी लेना पड़ता। इसके द्वारा वो अपने व्यक्ति को या अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ करा सकता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके उपयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए मैं देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सलाइन आदि सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये वास्तविकता है कि जहाँ पर हमें साधारण रूप से बीमारी होने पर मात्र दवाइयों के सेवन से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, लेकिन निजी स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य केंद्र वाले उन के अपने मार्जन के लिए उनमें अन्य प्रकार की महंगी दवाइयाँ या उनसे संबंधित कुछ और जो तत्व होते हैं उनका प्रयोग, जैसे इंजेक्शन है या कुछ बोतल, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, जिससे उनके बदले उन्हें अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होती है, जो रोगी के लिए हानिकारक होती है। जनसंख्या के 20% लोग भी बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होते हैं। यह आवश्यक है कि जो प्रतिशत देखा जाए तो 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाई को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव भी करती हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। उसका मेन कारण ये होता है कि सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में दिखाने पर उन्हें अधिक धन व्यय करना पड़ता है।
और उस धन को कहाँ से लाया जाए, इस कारण वो बीमारी से अधिक चिंता से ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में भोजन नहीं प्राप्त होता है और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो स्वस्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्योंकि हमें शुद्ध पानी प्राप्त होना चाहिए, आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए और उसके साथ साथ जो हमारी आवश्यकताएँ हैं उनसे संबंधित सभी चीज़ों का हमें पूर्ण रूप से प्रदूषित रहित उनका उपयोग करना चाहिए। कभी कभी के पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र भी कम है और भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं, जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं। कुछ स्थान ऐसे नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं के संचालकों का उद्देश्य होता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र से उनको उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना उन्हें शहरी क्षेत्र से मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र होते हैं या अस्पताल होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं या प्रयोगशालाएँ होती हैं, ये सब शहरी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम होने के कारण या वहाँ पर दूसरी व्यवस्था होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आता है क्योंकि ये सबके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध है। यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि स्वास्थ्य सेवा समानता में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, क्योंकि सभी के लिए पर्याप्त सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, चाहे वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा हो अथवा निजी स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा हो, सभी को एक समान प्राप्त नहीं हो पाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी संख्या कम होने के कारण कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की कमी या दवाइयों की उचित व्यवस्था न होने के कारण असमानता पाई जाती है और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में भी असमानता देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उनको अधिक धन व्यय करने के कारण ये असमानता सामने आती है। अगला नंबर आता है, क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से इनमें सुधारा जा सकता है इनको। इसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों का जो स्वास्थ्य की दशा है वो अच्छी नहीं है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य प्रदान करे। और यदि फिर लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन के आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है कि राजनीतिक आर्थिक स्थिति उस प्रकार से उस नागरिकों को स्वस्थ रहना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ हैं, कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हम स्वस्थ होंगे उनसे तो हमारा मस्तिष्क भी सही काम करेगा, मस्तिष्क सही काम करेगा तो किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य को कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी देखने को मिलता है कि इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। यहाँ पर कुछ अनुभव के आधार पर स्पष्टीकरण किया जाता है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य का में सुधारात्मक रवैये को अपनाया सकता है। यहाँ पर एक केरल का अनुभव के बारे में हम करते हैं, जिसमें बताया गया है 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, क्योंकि पंचायती राज देने का मतलब केवल सिर्फ ये नहीं कि उन पैसे का गलत जगह लगाया जाए, बल्कि उस पैसे को वहाँ से संबंधित उस ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य है उन कार्यों में उनको लगाया जाए, चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो
और स्वास्थ्य केंद्र यानी स्वास्थ्य से संबंधित हो उन सभी पर उसका व्यय किया जाए। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित संभव हो सके। इसके लिए उन्होंने उस पूरे बजट का 40% उस राज्य सरकार ने क्या किया था, 40% जो बजट था वो पंचायती राज्यों को दे दिया था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ का सुधार हो, ग्रामीण क्षेत्र में सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। लेकिन 40% पैसा खर्च करने से होता नहीं, बल्कि उनके द्वारा वहाँ पर उनका निरीक्षण भी किया गया। कि सिर्फ हमने पैसा दे दिया इससे मतलब नहीं है, हमें वहाँ का निरीक्षण भी करना चाहिए कि जिस पैसे को सरकार के द्वारा दिया गया है उसका वो उस स्थान पर अलग अलग जो सुविधाएं हैं उन पर पूर्ण रूप से या व्यवस्थित रूप से उन पर उसको व्यय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको भी देखना है। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सुधार किया गया, इन सब कार्यों में स्थिति सुधार आया। इन घटनाओं के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी नहीं, यानी इतना यहाँ पे स्पष्ट ये बताया गया कि इतना होने के अंत उन्हें अपना 40% धन उस पर लगा देने के उपरांत और ध्यान देने के उपरांत भी कुछ समस्याएं बनी नहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, बेड की बेडों की संख्या कम रही कहीं ना कहीं। इसका मतलब कि जो बीमार व्यक्ति थे उनकी संख्या ज़्यादा रही और वहाँ पर उन बेडों की कुछ न कुछ कमी के कारण भी वहाँ पर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। जानकारी किस प्रकार से और दूर किया जाता है, तो प्रैक्टिकल अगर आप कोई भी चीज़ किसी बार प्रैक्टिकल कर दें, इस चीज़ को आगे फिर उनको उसी पर काम करना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसमें एक बार में उन्होंने खर्च कर दिया उसको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर पुनः वहीं पर एक प्रगति पर बना रहेगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। उसी सापेक्ष में एक और साल का एक वर्णन किया गया है, उस तारीख का एक जगह का नाम था दूसरे देश का है, वहाँ पर भी एक इसी प्रकार की समस्या को निपटाने के लिए उन्होंने भी प्रयोग किया था। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टा रिका ये मध्य अमेरिका का एक देश का नाम है। इसका मुख्यालय उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। अलग अलग प्रयोग था। इन्होंने भी वहाँ पर केरल के द्वारा क्या अनुभव किया गया था, उन्होंने अपनी जो केंद्र के द्वारा उनके पास धन आया था उस बजट को उन्होंने 40% ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती राज को फिट कर दिया था। सिर्फ इसके लिए वहाँ का शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य स्तर और साफ सफाई इन सब चीज़ों का विस्तार हो सके। उसी प्रकार समय मध्य अमेरिका की जो कोस्टा रिका देश था वहाँ पर भी इस तरह का एक प्रैक्टिकल किया गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सेना में भर्ती को बंद कर दिया कि हम अपनी में देश में सेना नहीं रखेंगे और उस सेना पर जो सेना पर हमने पैसा धन अपना लगाते थे व्यय करते थे उस धन को हम उन सेवाओं में लगा देंगे जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिले उसमें लगाएंगे। और कोस्टा रिका सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। ये वास्तविकता है कि यदि सभी स्वस्थ होंगे तो निश्चित ही देश का विकास होगा। इसलिए उस देश के विकास को करने के लिए उन्होंने उस धन को वहाँ पर लगा दिया। इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। इस प्रकार से दो अनुभवों के आधार पर स्पष्ट होता है कि यदि हम
स्वास्थ्य पर ये तो एक देश के ऊपर एक किसी राज्य के द्वारा दिया गया था। इसी उदाहरण को यदि हम स्वयं अपने में या अपने परिवार के में इसको लागू करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य हमें अपने स्वयं और अपने आसपास के वातावरण, अपने परिवार के सदस्यों को सभी को स्वस्थ रखना अधिक अनिवार्य होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ निवास करता है और हमारा मस्तिष्क तभी काम करता है जब हम स्वस्थ होते हैं। आज आपका ये चैप्टर नंबर 2 इसका शीर्षक था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अगले सप्ताह को अगले चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।